स्लाइड दिख रही सबको? यस सर। तो आज हमें स्टार्ट करना है एडवांस क्लास मॉडलिंग। ठीक है, इससे पहले हमने जो क्लास मॉडलिंग स्टार्ट की थी वो हमारी थी नॉर्मल क्लास मॉडलिंग, जिसमें हमने कहाँ कहाँ तक पढ़ रखा है उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम में क्लास को हम कैसे मेंशन कर रहे थे, हम एक स्क्वायर बनाते थे या एक रेक्टेंगल बनाते थे और उसमें हम क्या रखते थे, यहाँ पे ना क्लास नेम रखते थे, है ना। सो दिस इज द क्लास। और अगर हमें क्लास में कोई एट्रीब्यूट्स को रखना है तो हम क्या कर रहे थे, हमने 3 बॉक्सेस बना लिए थे। एक तो था मेरा नेम ऑफ द क्लास, एक था हमारा एट्रीब्यूट्स, और तीसरा हमारा था वो जो था ऑपरेशंस। ठीक है, क्लास, एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस। और जब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो दिस ऑपरेशंस आर कॉल्ड मेथड्स इन अ क्लास। ठीक है, फिर हमने देखा था ऑब्जेक्ट डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम में हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर क्लास डायग्राम का अगर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं ऑब्जेक्ट नेम कोलन क्लास नेम, और यहाँ पे हम देते हैं उनके एट्रीब्यूट का, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज स्पेसिफाई करते थे। क्लियर है? जैसे हमने अगर एक क्लास डायग्राम बनाया हुआ है, क्लास डायग्राम जैसे हमने बनाया पर्सन, ठीक है, और उसका एट्रीब्यूट हमने रखा नेम एंड एज। 2 एट्रीब्यूट हमने अगर डिफाइन किए, तो अगर हम इसके ऑब्जेक्ट डायग्राम को हम क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे एक पर्टिकुलर पर्सन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर दिनेश, दिस इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो कोलन क्लास नेम इज पर्सन, नेक्स्ट वन इज नेम इज इक्वल्स टू दिनेश, एंड देन एज इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 38। ठीक है, तो ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट डायग्राम, जबकि ये हो गया उसका क्लास डायग्राम। ठीक है, अब इसमें मैंने कहा कुछ गलती की है क्या, कोई बता सकता है? यहां तक में कोई डाउट है किसी को? क्या गलती की मैंने, कुछ बता सकता है कि गलती की नहीं मैंने? सर ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, इसमें अंडरलाइन करना है। ठीक है, जबकि क्लास में हम अंडरलाइन नहीं करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एसोसिएशन बिटवीन 2 पर्टिकुलर क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास हमारी बनी हुई है वो है टीचर, और एक हमने बनाई हुई है कोर्स। इनके बीच में हमने क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम एक एसोसिएशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, टीचर टीचर्स कोर्स, तो जो एसोसिएशन रहता है उसको हम बोलते हैं लाइन से। और एसोसिएशन नेम कभी बार हम देते हैं यहाँ पर टीचर्स, और कभी बार हम नहीं भी देते हैं, बिकॉज दिस इज एन ऑप्शनल, और इसको भी हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज एसोसिएशन, और एसोसिएशन हम बनाते हैं 2 पर्टिकुलर क्लास के बीच में। ठीक है, और अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आएगा एक टीचर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जबकि इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। क्लियर है? सो लिंक एंड एसोसिएशन, लिंक जो रहता है वो रहता है ऑब्जेक्ट के बीच में, एसोसिएशन जो रहता है वो किस में रहता है, वो रहता है
दो पर्टिकुलर क्लासेस के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमने डिफाइन किया मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रेंट जो था वो हमारा दो पर्टिकुलर क्लास के बीच में कैसे वो एसोसिएट हो रहा है वो हम डिफाइन करते हैं। तो ये हमने जनरली डिफाइन किया था 1 to 1, फिर 1 to many एंड many to many। तो 1 to 1 के लिए हमने लिखा था 1 और यहाँ पे 1, 1 to many के लिए हम 1 और यहाँ स्टार लिख रहे थे, और many to many के लिए स्टार और स्टार लिख रहे थे। क्लियर है? तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो एक टीचर एक कोर्स को पढ़ा रहा है, एक कोर्स एक टीचर से ही पढ़ रहा है, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टार, तो इसका मतलब है कि एक टीचर एक से ज्यादा कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं, जबकि एक कोर्स जो है एक ही पर्टिकुलर टीचर से पढ़ाया जा रहा है। अब स्टार की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 डॉट डॉट स्टार। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने स्टार को रिप्लेस कर दिया 1 डॉट डॉट स्टार से, तो इसका क्या मतलब है? सर एक टीचर एक कोर्स को भी पढ़ा सकता है, और एक टीचर ज्यादा कोर्स को भी पढ़ा सकता है। एक या फिर या उससे ज्यादा ही पढ़ा सकता है टीचर कोर्सेज। हाँ, तो ये जो मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रेंट्स है ये क्या बता रहा है कि दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है। मतलब एक टीचर मिनिमम एक कोर्स पढ़ाएगा ही, और मैक्सिमम वो कितने भी कोर्सेज पढ़ा सकता है। क्लियर है? और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 डॉट डॉट स्टार, इसका मतलब क्या है? सर टीचर कोई सब्जेक्ट ना भी कोई कोर्स ना पढ़ाए तब भी चलेगा। हाँ, तो टीचर मतलब टीचर जो है वो कुछ कोर्सेज पढ़ा रहा है और कुछ कोर्सेज नहीं भी पढ़ा रहा है, लेकिन वो एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ा सकता है। अब 0 डॉट डॉट स्टार और 1 डॉट डॉट स्टार में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है दोनों में? सर इसमें कोई टीचर मिनिमम एक कोर्स पढ़ाना ही होगा इसमें 1 डॉट डॉट स्टार में। हाँ, तो इसमें क्या है ना, ये 0 डॉट डॉट स्टार है, दैट मीन्स ऑप्शनल है कि वो पर्टिकुलर किसी कोर्स को पढ़ाए या ना पढ़ाए, जबकि यहाँ पर क्या है, ये मैंडेटरी है कि टीचर को कम से कम एक कोर्स पढ़ाना ही है। क्लियर है? तो जैसे हम लोगों ने ER डायग्राम में हमने पढ़ा था टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन, ये उसी तरह एक्ट कर रहा है। अगर हम 0 डॉट डॉट स्टार लिख रहे हैं मतलब कोर्स का जो है वो पार्शियल पार्टिसिपेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर एसोसिएशन में, मतलब कुछ कोर्सेज जो है वो किसी भी टीचर से नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। जबकि 1 डॉट डॉट स्टार मतलब वो मैंडेटरी है कि उस टीचर को एक कोर्स पढ़ाना नेसेसरी है, मतलब इस पर्टिकुलर एसोसिएशन में टीचर जो है किसी एक कोर्स से लिंक होगा ही, टीचर का एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर कोर्स ऑब्जेक्ट से लिंक होना ही है। जबकि 0 डॉट डॉट स्टार मतलब टीचर का ऑब्जेक्ट है हमारे पास और कोर्स का ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको उल्टा बता दिया। टीचर का जो है वो है पार्शियल पार्टिसिपेशन किसमें, 0 डॉट डॉट स्टार में, और यहाँ पर होगा इसका टोटल पार्टिसिपेशन, मतलब यहाँ पर मैंडेटरी है और यहाँ पर ये क्या है, ऑप्शनल है। क्लियर है? ये हमने देखा था मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रेंट्स में। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा एसोसिएशन एंड नेम्स। ऐड क्यों नहीं रहा है? फिर हमने देखा था एसोसिएशन एंड नेम्स। एसोसिएशन एंड नेम्स मतलब आपके जो एसोसिएशंस हैं हमारे जो एसोसिएशन है उन एसोसिएशन में हम क्या कर रहे हैं, एंड नेम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब दो पर्टिकुलर क्लास है, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्लास हमने बनाई टीचर, एक हमने बनाई स्टूडेंट, उनके बीच में एक एसोसिएशन डिफाइन किया कि टीचर टीचेस स्टूडेंट, ठीक है। वन टीचर टीचेस मैनी स्टूडेंट्स, या हम इसको मैनी टू मैनी डिफाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो एक से ज़्यादा टीचर से पढ़ रहा है, ठीक है।
तो हम यहाँ चाहें तो एसोसिएशन नेम दे सकते हैं, हम चाहें तो एसोसिएशन एंड नेम दे सकते हैं। तो एसोसिएशन एंड नेम का क्या मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर जो एसोसिएशन है उसमें हर एंड का एक मीनिंग है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि इनरोल्ड स्टूडेंट, मतलब जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने इनरोल किया है हम उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एक क्वालिफाइड एक एसोसिएशन एंड नेम दे दिया कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो है इनरोल्ड स्टूडेंट, ठीक है। मतलब उसने इनरोल किया है तभी हम उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज उनको हम नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो ये हमने डिफाइन किया, इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन एंड नेम्स। क्लियर? फिर हमने डिफाइन किया क्वालिफाइड एसोसिएशन एंड उससे पहले हमने डिफाइन किया था ऑर्डर्ड एसोसिएशन। ऑर्डर्ड एसोसिएशन मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन एंड में हम दे देते हैं ऑर्डर्ड, मतलब वो पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर रहे थे, ऑर्डर्ड फॉर्म में यूज कर रहे थे। क्लियर है? मतलब अगर मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिखा है इसका मतलब है कि पहले स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, फिर दूसरे स्टूडेंट को, फिर तीसरे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। ऐसा टाइप का ये एसोसिएशन क्या रहता है, डिफाइन रहता है, ठीक है। फिर इसमें हम डिफाइन कर रहे थे बैग्स एंड सीक्वेंसेस, है ना। सो बैग्स मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ duplicates allowed, clear? Whereas this is collection of ordered objects with duplicates allowed. क्लियर है? मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें डुप्लीकेट्स अलाउड है, जबकि ये जो है ये अनऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर्ड है, ये अनऑर्डर्ड। क्लियर है? तो ये अभी हमने डिफाइन किया था। उसके बाद हमने डिफाइन किया था क्वालिफाइड एसोसिएशन। ठीक है, तो अब क्वालिफाइड एसोसिएशन में क्या हो रहा था कि हम जो दो पर्टिकुलर काम करते हैं इसको पहले हम हटा देते हैं। नेक्स्ट देखा था हमने क्वालिफाइड एसोसिएशन, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि दो पर्टिकुलर क्लासेस के बीच में हमने क्या किया था, एक पर्टिकुलर एसोसिएशन डिफाइन किया है। सपोज इट इज मैनी टू मैनी और इट इज वन टू मैनी, कुछ भी हो सकता है, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि इस एसोसिएशन को हम क्वालिफाइड एसोसिएशन की तरह यूज कर रहे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि यहां पर हम क्या कर रहे थे, एसोसिएशन क्वालिफाइड एसोसिएशन को यूज कर रहे थे। क्लियर है? तो ये जो अगर हम यहाँ क्वालिफाइड एसोसिएशन यूज कर रहे थे तो ये जो यहाँ पर मैनी था, ये मैनी की जगह यहाँ पे क्या हो जा रहा था, वन हो जा रहा था, जो ये बता रहा था कि ये कौन से टारगेट ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि इस एसोसिएशन नेम से हम कौन सा टारगेट ऑब्जेक्ट को रीच कर पा रहे हैं वो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर क्वालिफाइड एसोसिएशन की तरह यूज कर रहे थे। अगर हमने क्वालिफाइड एसोसिएशन दिया है इसका मतलब है कि अब ये मैनी ना होके ये एक रह जाएगा, मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे वन हो जाएगी, क्योंकि इस क्वालिफाइड एसोसिएशन से हम एक ही टारगेट ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, उस एक ही ऑब्जेक्ट को हम क्वालिफाई कर रहे हैं,
इस पर्टिकुलर एसोसिएशन नेम से। क्लियर है? तो जैसे इसमें हमने एक एग्जांपल देखा था, दो क्लासेस थी, एक हमारा था अकाउंट, एक हमारा था बैंक। ठीक है, और बैंक में हमने एक क्वालिफाइड एसोसिएशन यूज किया था अकाउंट नंबर, और इसको हमने अटैच कर दिया था अकाउंट से कि ये पर्टिकुलर बैंक में अगर मैं इस अकाउंट नंबर कर रहा हूं तो मैं एक पर्टिकुलर अकाउंट को रीच कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा क्वालिफाइड एसोसिएशन अकाउंट नंबर। जबकि इस सेम मॉडल को हम किस तरह बना पा रहे थे, हम यहाँ बना पा रहे थे, दिस इज बैंक क्लास, दिस इज अकाउंट क्लास, एंड अकाउंट क्लास में हम डिफाइन कर रहे थे अकाउंट नंबर एज एन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो वन बैंक कंटेन्स मैनी अकाउंट्स, ठीक है, और ईच अकाउंट इज आइडेंटिफाइड बाय एन अकाउंट नंबर। ठीक है, इसी को हमने कन्वर्ट किया था क्वालिफाइड एसोसिएशन में, और क्वालिफाइड एसोसिएशन में हमने लिखा था कि बैंक और विद इन अ बैंक इफ वी गेट एन अकाउंट नंबर वी कैन रीच अ पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है, तो फ्रॉम अ अकाउंट नंबर विद इन अ बैंक वी कैन रीच अ पर्टिकुलर अकाउंट। एक पर्टिकुलर अकाउंट को हम क्या कर रहे थे, रीच कर पा रहे थे। सो क्वालिफाइड एसोसिएशन से हम क्या कर रहे थे, या एसोसिएशन एंड नेम्स, सॉरी एसोसिएशन से हम क्या कर रहे थे, एक तो हम रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहे थे कि उन पर्टिकुलर क्लासेस में क्या रिलेशनशिप है। सेकंड, हम क्या कर रहे थे, एक नेविगेशन पाथ भी हम डिफाइन कर पा रहे थे कि हमें पहले कौन सी क्लास को मेंटेन करना है, कौन सी क्लास को एक्सेस करना है, और बाद में कौन सी क्लास को एक्सेस करना है। ठीक है, तो जैसे हमने अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सॉरी क्लास डायग्राम को अगर हम पढ़ना है तो हम पहले बैंक के ऑब्जेक्ट को रीच करेंगे, और फ्रॉम qualified association account number within this particular bank object we can reach a target account object. ठीक है, तो एक नेविगेशन पाथ भी मिल रहा है कि विद इन ए बैंक इफ वी गेट एन अकाउंट नंबर वी कैन रीच अ पर्टिकुलर अकाउंट। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमने देखा था, मिटाऊं इसको मैं? यस सर। उसके बाद हमने देखा था जनरलाइजेशन हायरार्की, है ना, जनरलाइजेशन एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जनरलाइजेशन में इनहेरिटेंस में हमने एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं ईजा रिलेशनशिप। ठीक है, तो ईजा रिलेशनशिप ये हमने पढ़ा था इसमें, और इस ईजा रिलेशनशिप को डोनेट करने के लिए हमने यूज किया था एरो सिंबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हमने क्लास बनाई पर्सन, और पर्सन का हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया, पर्सन नेम, पर्सन एड्रेस। ठीक है, अब इसकी हमने 2 क्लासेस डिफाइन की, पर्सन इज एन एम्प्लॉय एंड पर्सन इज एन कस्टमर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एरो सिंबल यूज करके और इससे हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब एम्प्लॉय है तो हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी होगी, कस्टमर है तो हमारे पास एक कस्टमर आईडी होगी। ठीक है, सिमिलरली एम्प्लॉय है तो हमारे पास एक सैलरी नाम का एट्रीब्यूट होगा, जबकि कस्टमर में सैलरी नाम का एट्रीब्यूट नहीं होगा। क्लियर है? सो व्हेनेवर आई यूज जनरलाइजेशन, हायरार्की और इनहेरिटेंस, द अपर क्लास इज नोन एज सुपर क्लास and lower classes are known as subclasses. ठीक है, so these are the 2 subclasses
और हम इसमें एक चीज और पढ़े थे कि हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि वी कैन डिफाइन एनी नंबर ऑफ सब क्लासेस फ्रॉम दिस सुपर क्लास। क्लियर है? अब इन जनरलाइजेशन में हम क्या यूज कर रहे थे कि ये जनरलाइजेशन हमें दो चीजें बता रहा था। एक तो कैटेगराइजेशन बता रहा था ऑब्जेक्ट्स का कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर पर्सन ऑब्जेक्ट जो है वो कस्टमर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बताने के लिए हम कर रहे थे। तो इन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एंड इन कस्टमर ऑब्जेक्ट्स में जो सिमिलैरिटी है वो क्या है? सिमिलैरिटी जो है वो है नेम एंड एड्रेस। ये दोनों जो है वो सेम फीचर्स हैं जो इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। ठीक है, वेयर एज दिस एम्प्लॉय आईडी एंड दिस कस्टमर आईडी इज एन डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन एम्प्लॉय एंड कस्टमर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों फीचर जो है वो डिस्टिंग कर रहा है कि कौन एम्प्लॉय है और कौन कस्टमर है। सिमिलरली सैलरी भी क्या कर रहा है? डिस्टिंग्विश कर रहा है कि दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये हमने यूज किया था जनरलाइजेशन। ठीक है, इतना ही पढ़े थे हम लोग नॉर्मल क्लास डायग्राम में, तो उसके बाद हमने इनका प्रैक्टिस किया था। क्लियर है? हटाऊं इसको मैं? यस सर। यस सर। चलिए, अब आज हमें देखना है एडवांस क्लास मॉडलिंग। तो एडवांस क्लास मॉडलिंग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी हमें यहाँ पे क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आ जाता है इनमरेशन। सो व्हाट इज इनमरेशन? तो ये जैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनम नाम का एक डेटा टाइप पढ़ा था, ये वही है कि a data type is a description of values and data type includes numbers, strings and enumerations। ठीक है, तो सिंपल डेटा टाइप में हम नंबर्स यूज कर रहे थे तो हम इंट या फ्लोट यूज कर रहे थे। स्ट्रिंग के लिए हम लोग कैरेक्टर्स यूज करते थे या फिर हम स्ट्रिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट भी यूज करते थे। ठीक है, सिमिलरली हम सेट ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए हम इनम भी यूज कर सकते हैं। सो इनम इज एन डेटा टाइप दैट हैज फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम इनम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? इट इज एन नेम्ड डेटा टाइप, मतलब नेम्ड वैल्यूज हम डिफाइन करते हैं उन पर्टिकुलर इनम्स में। रहती वो इंटीजर वैल्यूज ही हैं। ठीक है, रहती हैं इंटीजर वैल्यूज ही हैं, लेकिन उनको हम क्या करते हैं? एक नेम्ड वैल्यूज हम ट्रीट करते हैं। सो व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल यू शुड केयरफुली नोट इनमरेशंस because they often occur and are important to users। तो enumeration values को हमें क्या करना है? क्लास मॉडल में carefully डिपिक्ट करना है। and enumerations are also significant for an implementation, क्योंकि आप implementation जब करेंगे तो आपको उसको enum data type बनाना है, ये आपको पहले से ही जो है अपने मॉडल में डिपिक्ट करना पड़ेगा। so you may display the possible values with a pick list। ठीक है, तो पिक लिस्ट मतलब हमने जो नेम वैल्यूज दी हैं उन्हीं में से हम क्या करेंगे? एक वैल्यूज को पिक करेंगे। एंड यू मस्ट रिस्ट्रिक्ट डेटा टू दिस लेजिटिमेट वैल्यूज, मतलब जो वैल्यूज आपने पिक करने के लिए बोली उनमें से ही आपको एक को लेना पड़ेगा। एंड इन एन यूएमएल एन इनूमरेशन इज एन डेटा टाइप एंड यू कैन डिक्लेयर एन इनम बाय लिस्टिंग द इनूमरेशन विथ गिलमेट्स। तो ऐसा कुछ एक सिंबल यूज करना है हमें इनूमरेशन के लिए। Above the enumeration name in the top section of the box, and the second section lists the enumeration values। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्लास है कार्ड। ठीक है, कार्ड नाम की क्लास है, उसके दो एट्रीब्यूट डिफाइन किए गए हैं, एक सूट और एक रैंक। ठीक है, तो कार्ड में एक सूट होता है और एक रैंक होता है। ठीक है, तो इनके लिए हमने क्या किया है? इनमरेशन डिफाइन किए हैं। तो ये पहला इनमरेशन है जो है सूट, जिसमें हम स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स को रख रहे हैं। ठीक है, तो इन स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स, हार्ट्स की कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन करेंगे कि स्पेड्स 1 हो गया तो क्लब्स 2 हो गया, हार्ट 3 हो गया, डायमंड 4 हो गया। लेकिन 1 2 3 4 को हम क्या कर रहे हैं? इन वैल्यूज से हम क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में।
ठीक है, तो इसको हमने क्या डिफाइन कर दिया है, इनमरेशन कांस्टेंट नेम डिफाइन कर दिया है सूट। सिमिलरली सेकंड इनमरेशन हमने डिफाइन किया है रैंक, जिसमें एस, किंग, क्वीन और उसके बाद के सारे जो कार्ड्स हैं, एक हमने क्या किया, हर कार्ड को एक रैंक डिफाइन किया है कि अगर एस आया तो उसका रैंक सबसे ऊपर है, किंग का रैंक जो है उसके नीचे है, फिर क्वीन का रैंक है और उसके बाद बाकी कार्ड्स के नंबर्स हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। अब दिस इज द करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इनमरेशन। अब आप इसको इस तरह भी कर सकते थे कि कार्ड में अगर आपने एक रैंक डिफाइन किया है, एक एट्रीब्यूट रैंक डिफाइन किया है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जनरलाइजेशन हायरार्की ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सूट, और उसके बाद उनकी अलग अलग क्लासेस डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, आपको इम्प्लीमेंटेशन इसी तरह करना है, आप इनको अलग क्लासेस डिफाइन नहीं करेंगे। क्लियर है? क्योंकि सारे क्लासेस में जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं और जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस हैं वो सेम है, कोई भी डिस्टिंक्ट फीचर्स नहीं है, इसलिए आप उसको जनरलाइजेशन हायरार्की में डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि डू नॉट यूज जनरलाइजेशन टू कैप्चर द वैल्यू ऑफ एन enumeration attribute, and an enumeration is merely a list of values. Generalization is a means for structuring the description of objects. You should introduce generalization only when at least one subclass has significant attributes. तो इस पर्टिकुलर क्लासेस में कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट डिस्टिंक्ट फीचर्स कोई था ही नहीं, सब में कोई ना कोई रैंक फीचर ही था। ठीक है, कि स्पेड का एक रैंक होगा, क्लब का एक रैंक होगा, हार्ट का एक रैंक होगा, डायमंड का एक रैंक होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हमारे पास नहीं था। ठीक है, सिमिलरली ऑपरेशंस एंड एसोसिएशन दैट डू नॉट अप्लाई टू द सुपर क्लास, तो न तो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आ रहा है, ना तो एक्स्ट्रा ऑपरेशन आ रहा है, ना तो एक्स्ट्रा एसोसिएशन आ रहा है इनमें, तो हम क्या करेंगे, उनको अलग से जनरलाइजेशन हायरार्की डिफाइन नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो जैसे मल्टीप्लिसिटी हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिसिटी इज एन कंस्ट्रेंट ऑन दी मल्टीप्लिसिटी इज एन कंस्ट्रेंट ऑन दी कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, अब कार्डिनलिटी मतलब, कार्डिनलिटी हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि कार्डिनलिटी रेशियो और मल्टीप्लिसिटी अलग चीज होती है। कार्डिनलिटी जो होती है वो क्या होती है कि नंबर ऑफ आइटम्स इन अ पर्टिकुलर सेट, इट्स नोन एज कार्डिनलिटी। ठीक है, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर क्लास बना रहा हूं और उस क्लास में मैंने मैंने क्लास बनाई कोर्स, ठीक है, और इसका एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया हमने कोर्स नेम। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे, अगर हमने 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए तो कार्डिनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास कोर्स इज नोन एज 10। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, so 5 courses you are enrolled in semester 5, so your cardinality of this course object course class is 5. Now this multiplicity applied to association as well as attributes. अभी तक हमने जो multiplicity पढ़ा था वो हमने किसमें पढ़ा था, हमने पढ़ा था वो पर्टिकुलर एसोसिएशन पढ़ा था हमने, सॉरी एसोसिएशन पढ़ा था मल्टीप्लिसिटी। अब हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट के लिए भी हम एसोसिएशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑफन हेल्पफुल टू स्पेसिफाई मल्टीप्लिसिटी फॉर एन एट्रीब्यूट, स्पेशली फॉर डेटाबेस एप्लीकेशंस। तो जैसे हमने डेटाबेस एप्लीकेशन में एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, ठीक है, सिंपल एंड कंपोजिट। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी हम क्या होते हैं, मल्टीप्लिसिटी डिफाइन कर सकते हैं। So multiplicity for an attribute specifies the number of possible values for each instantiation of an attribute. ठीक है, तो each instantiation of attribute के लिए हम क्या करते हैं, possible values define कर सकते हैं कि वो उसमें एक वैल्यू कंटेन करेगा कि उसमें एक से ज्यादा वैल्यू कंटेन करेगा। अब इसके नोटेशन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन स्पेसिफिकेशन आर मैंडेटरी सिंगल वैल्यू, दिस इज मैंडेटरी एंड सिंगल वैल्यू। मतलब हमने क्या किया है कि उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के आखिरी में हमने 1 लिख दिया है, मतलब उसमें एक वैल्यू ही रहेगी और एक वैल्यू रहेगी ही। एंड एन ऑप्शनल सिंगल वैल्यू दैट इज 0.1। अगर 0.1 कर रहे हैं मतलब ऑप्शनल है कि हम उसमें वैल्यू दें या ना दें, और अगर हम दे रहे हैं तो उसमें 1 वैल्यू ले सकते हैं। तो ऑप्शनल सिंगल वैल्यू दैट मीन्स
दिस मे कंटेन अ नल वैल्यू। तो जो हम नल एट्रीब्यूट पढ़े थे वो ऑप्शनल एट्रीब्यूट की तरह काम करेगा यहाँ पर। क्लियर है? एंड मैनी मतलब स्टार। स्टार आपने डिफाइन कर दिया, मतलब दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज एन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। क्लियर है? सो मल्टीप्लिसिटी स्पेसिफाइज वेदर एन एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी और ऑप्शनल। ठीक है, ये हमने बता दिया कि डेटाबेस में उसको हम नल से डिफाइन करते हैं। एंड मल्टीप्लिसिटी ऑल्सो इंडिकेट्स फॉर एन एट्रीब्यूट इज सिंगल वैल्यूड एंड कैन बी ए कलेक्शन। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम यहाँ बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज या कलेक्शन। एंड इफ नॉट स्पेसिफाइड एन एट्रीब्यूट इज assumed टू बी अ मैंडेटरी सिंगल वैल्यू। सो बाय डिफॉल्ट अगर मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं, अगर मैं सिर्फ एट्रीब्यूट नेम दे रहा हूं, मतलब उसमें एक मैंडेटरी एंड एक वैल्यू रहेगी। क्लियर है? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन क्लास है मेरे पास। इस पर्सन क्लास में मैंने 4 एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं, नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड बर्थ डेट। सो नेम इज एन स्ट्रिंग और इसकी कोई एक वैल्यू रहेगी और वो मैंडेटरी रहेगी। सो 1 वैल्यू एंड इट इज एन मैंडेटरी। सो मैंडेटरी टू गिव दैट नेम ऑफ अ पर्सन। सेकेंड एड्रेस हम देखते हैं, तो एड्रेस हमने दिया 1 डॉट डॉट स्टार। 1 डॉट डॉट स्टार मतलब एटलीस्ट 1 एड्रेस होनी चाहिए और वी कैन डिफाइन एज मेनी एज एड्रेसेस टू अ पर्सन। ठीक है। सिमिलरली फोन नंबर स्ट्रिंग स्टार, मतलब हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैनी वैल्यूज हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये एक पर्सन, अ पर्सन कैन कंटेन मैनी वैल्यूज, मैनी फोन नंबर्स। And again birth date, it is of date of 1. That means again it is 1 value and it is mandatory to specify. Clear है? So like multiplicity of associations, we can define multiplicity of attributes. Next आ जाते हैं visibility. So visibility refers to the ability of a method to reference a feature from another class and has the possible values of public, protected, private and package. तो जो हम एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं, हमने क्या किया है, हमने एक क्लास डिफाइन की है। ठीक है, हमने एक क्लास डिफाइन की और क्लास में हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर हमने क्लास डिफाइन की। सपोज क्लास नेम इज पर्सन। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले ही हमने जो डिफाइन किया था, ये देखिए क्लास नेम इज पर्सन। हमने 4 एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं। हमने डिफाइन किया नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड बर्थ डेट। अब हम चाहें कि इसमें से जो 4 एट्रीब्यूट हैं उसको कुछ एट्रीब्यूट को हम प्राइवेट रख सकते हैं, कुछ एट्रीब्यूट को हम प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, कुछ एट्रीब्यूट को हम पब्लिक रख सकते हैं और कुछ एट्रीब्यूट को हम डिफॉल्ट रख सकते हैं जो विद इन पैकेज एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, सो इनकी 4 पॉसिबिलिटी वैल्यूज बताई गई है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड पैकेज। एंड द प्रिसाइज मीनिंग डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये पैकेज नाम का जो एट्रीब्यूट है ये बनाया गया है जावा से। ठीक है, कि विद इन ए पैकेज में उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं C++ की बात करूँ, C++ इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उस केस में पैकेज नाम का जो विजिबिलिटी है वो नहीं रहता है। तब हमारे पास सिर्फ 3 ही विजिबिलिटी रहती है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब इसमें डिफरेंसेस तो आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ ही चुके हैं कि एनी मेथड कैन फ्रीली एक्सेस पब्लिक फीचर्स। ठीक है, अगर मैं किसी फीचर को अगर मैंने पब्लिक कर दिया, मतलब किसी एट्रीब्यूट को या किसी पर्टिकुलर मेथड मैंने पब्लिकली कर दिया है, तो मैं कहीं से भी उसको कॉल कर सकता हूँ, विद इन ए क्लास, आउटसाइड ए क्लास, आउटसाइड द पैकेज। ठीक है, सिमिलरली ओनली मेथड्स ऑफ कंटेनिंग क्लास एंड इट डिसेंडेंट्स वाया इनहेरिटेंस कैन एक्सेस द प्रोटेक्टेड फीचर्स। तो अगर मैंने किसी को प्रोटेक्टेड कर दिया तो इसका मतलब है कि विद इन ए क्लास एक्सेस कर सकता हूँ एंड विद इन इट्स डिराइव क्लास और विद इन इट्स सब क्लास में उनको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आउटसाइड द क्लास में एक्सेस नहीं कर सकता अगर मैं C++ की बात करूँ। अब यहाँ पे बोला गया है कि प्रोटेक्टेड फीचर्स ऑल्सो है पैकेज एक्सेसिबिलिटी इन जावा, मतलब मैं पैकेज के अंदर उन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ये हमारे जावा में एडिशनल फीचर आया है। And third one is only methods of the containing class can access private features. अगर मैंने किसी एट्रीब्यूट को प्राइवेट कर दिया, that means वो विद इन ए क्लास ही एक्सेस हो सकता है
आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड इज डिराइव क्लासेस, आउटसाइड इज पैकेजेस, मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर है? एंड मेथड्स ऑफ क्लासेस डिफाइंड इन द सेम पैकेज एज द टारगेट क्लास कैन एक्सेस द पैकेज फीचर्स। तो सेम पैकेज के जो मेथड्स हैं वो उन पैकेज फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पैकेज फीचर एक नया आया, उस पैकेज फीचर हम बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर, जो हमने किसी जावा में अगर किसी को हम पब्लिक कर दिया, प्राइवेट कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, तो उनके लिए तो हमने डिफाइन कर दिया। अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट स्पेसिफायर, या उसको हम बोलते हैं पैकेज स्पेसिफायर। पैकेज स्पेसिफायर मतलब उन पैकेज के अंदर ही मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ, आउटसाइड द पैकेज में उनको एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर है? ये आपने पढ़ा होगा अपने जावा में। अब इनको हाँ सर उसी को एब्स्ट्रैक्शन बोलेंगे क्या? एब्स्ट्रैक्शन अलग चीज है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब अगर आप क्लास के बारे में बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन तो अलग चीज है, और अगर आप मेथड में बोल रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन तो अलग चीज है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इज एन एबिलिटी टू गिव एसेंशियल फीचर्स वाइड इग्नोरिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। ठीक है, तो आप कोई क्लास बना रहे हैं, क्लास के अंदर किसी पर्टिकुलर मेथड को डिफाइन कर रहे हैं, और उस मेथड को आप बता रहे हैं कि ये मेथड को आप एक्सेस कर सकते हैं। आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड से आप उनको एक्सेस स्पेसिफायर दे रहे हैं कि इनको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस मेथड के अंदर क्या हो रहा है वो आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट करके रखा गया है कि आपको सिर्फ उसमें मूव करना है, तो आपने मूव करके एक ऑपरेशन बना के दे दिया है। कैसे मूव करना है वो आप पूरी तरह एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया मेथड लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन। एक एब्स्ट्रैक्शन होता है क्लास में कि आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? ऐसी क्लासेस जिनके ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट नहीं कर सकते, उनको सिर्फ और सिर्फ आप डिराइव कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो। वो हम आगे पढ़ेंगे इनमें। क्लियर है? क्लियर है आपको? यस सर। सर ये ऑब्जेक्ट में प्रोटेक्टेड वाला जो मोड रहता है, तो जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर पाएगा ना? कौन प्रोटेक्टेड एक्सेस नहीं कर पाएगा? जैसे एक क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास ए पब्लिक है, क्लास बी प्रोटेक्टेड है, और एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, तो जैसे हाँ बताइए। जैसे क्लास ए है एक और क्लास बी है। क्लास बी एक क्लास ए है ना? हाँ, और एक क्लास बी है, और क्लास बी इनहेरिट की है क्लास ए से, डिराइव हुई है। ठीक है, हाँ। और बी प्रोटेक्टेड है। बी प्रोटेक्टेड है? बी हाँ, बी प्रोटेक्ट कर सकता है, पर नहीं प्रोटेक्टेड नहीं कर सकता है। क्या बता रहा हूँ मैं वो सुनो। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लास है, क्लास में एक प्राइवेट डेटा मेंबर है, एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है, और एक पब्लिक डेटा मेंबर है। ठीक है सर, ये तो विजिबिलिटी वाला ना, मैं अलग पूछ रहा हूँ। और यहाँ पर जो है एक क्लास बी है जो इसकी डिराइव क्लास है। ठीक है, अब इसके अंदर एक प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है, और पब्लिक है, और एक पब्लिक है। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं C++ के कॉन्टेक्स्ट में ना, क्योंकि हमने अभी पैकेज नहीं लिया है। ठीक है, मतलब अगर मैं डिफॉल्ट रख रहा हूं तो वो प्राइवेट हो जाएगा अगर मैं C++ की बात करूं। ठीक है, तो अगर मैंने किसी को प्राइवेट कर दिया, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर क्लास के जितने भी मेथड्स हैं, है ना, इस क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हमने बनाया है, सपोज मैंने बनाया गेट या शो, यही इस पर्टिकुलर प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है और कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं डेटा मेंबर्स। हाँ, और यहाँ पे जो अगर मैंने सपोज मैंने यहाँ पे बनाया गेट बी और शो बी, दो मेथड्स मैंने यहाँ बना दिए। ये गेट बी एंड शो बी इस पर्टिकुलर प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट जो है इट इज एक्सेसिबल विद इन अ क्लास, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ठीक है, अब अगर मैंने किसी को प्रोटेक्टेड कर दिया तो वो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ बी में, लेकिन मैं आउटसाइड द क्लास अगर मैं यहाँ पर वाइडमेन करके और यहाँ पे मैं अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ सी आउट करके तो मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है सर, लेकिन मैं डिराइव क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ। हाँ, ये तो समझ में आ गया। ए में जैसे पर अपन मान लेते हैं फंक्शन बनाए, मेंबर फंक्शन,
और वो जो फंक्शन है वो उसके लिए जो प्राइवेट डेटा मेंबर है उसको रिटर्न कर रहा है ना, हाँ, और रिटर्न उस कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। एक्सेस कर रहा है। अब मैं रिटर्न करवा देता हूँ ना, फंक्शन में हाँ, रिटर्न रिटर्न करा दो, करके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो बी में अब उस फंक्शन को मैं एक्सेस किया और उसको किसी वेरिएबल में पुट कर दिया, तो किसी इनडायरेक्टली, वेरिएबल में पुट कर दिया, हाँ। हाँ, तो इनडायरेक्टली मैं एक्सेस कर सकता हूँ ना अब। किनको? प्राइवेट को? हाँ, एक एक, देखो, एक पर स्टैटिक, मिसकंसेप्शन पर वो आप डेटा स्टैटिक रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा फिर। नहीं, एक दिक्कत वही है। मिसकंसेप्शन आप लोग ये पालते हैं कि प्राइवेट डेटा मेंबर कैन नॉट बी एक्सेसिबल। ये मैं पिछली क्लास में भी तुम लोगों को बताया था, है ना। ये हाँ जो प्राइवेट है, ये प्राइवेट जो है यहाँ पर इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। हाँ, वो तो आप बताया था ना पिछले क्लास में, फंक्शन से हाँ, एक्सेस कर ये सकता है फंक्शन को A1 यहाँ। हाँ A2 हाँ। A3 है, ये सपोज B1 B2 B3 है। हम्म तो इस A1 को मैं इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। हम्म इस A2 और A3 को मैं इनके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, हम्म ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस A1 A2 को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन A3 को मैं बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ, हम्म ठीक है। ऑब्जेक्ट से। अब इस A1 को मुझे B के अंदर एक्सेस करना है, तो ये जो गेट और ये जो शो है, इनको भी मुझे प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक करना पड़ेगा। अगर ये पब्लिक है तो मैं इनके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, और एक्सेस कर पा रहा हूँ मतलब इन गेट को यहाँ पे मैंने इनहेरिट करके रखा है, इन्हीं के थ्रू मैं प्राइवेट को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। क्लियर है? बढ़िया। हाँ, अब आप तुम बोल रहे हो कि इसको इससे मैंने क्या कर दिया कि इसकी वैल्यू A1 की वैल्यू को मैंने रिटर्न करा दी, ठीक है। तो मैं उसको रिटर्न कर दिया तो अलग वैल्यू हो गई ना वो। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब अगर फिर अपन ए की जो प्राइवेट ए वाला प्राइवेट मेंबर है उसको चेंज करेंगे तो बी में चेंज नहीं होगा ना, वो स्टैटिक हो जाएगी, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। वही पहली बात, इनहेरिटेंस जब भी हम करते हैं हम हमेशा कोड को रीयूज करते हैं, ये पहले ही बता चुका हूं मैं। हम कभी भी वैल्यू को रीयूज नहीं करते हैं, वैल्यू कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ठीक है। वैल्यू इज नॉट इनहेरिटेड, ओनली कोड इज इनहेरिटेड। क्लियर है? तो ये A1 की वैल्यू ए के ऑब्जेक्ट में कुछ भी रहे, बी में वो दूसरी ही रहेगी। ठीक है। क्लियर है? ठीक है सर। देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है आप लोगों को इनहेरिटेंस अच्छे से, तो मैं आपको C++ में इनहेरिटेंस फिर से पढ़ा सकता हूँ एक क्लास, अगर आप चाहें तो। नहीं सर, ऐसी जिज्ञासा उठी तो पूछा, वैसा कोई नहीं मतलब अगर आप चाहें तो मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक ही दिन में सारे इनहेरिटेंस पढ़ा सकता हूँ। मेरे को तो कोई सर दिक्कत नहीं है। अगर तो लगेगा आप लोगों को कि हमें ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या नहीं आई हैं, बाकी सबसे पूछ लो, हैं? बाकी सब लोगों से पूछ लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप लोग सब मिलके बता देना ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब इन विजिबिलिटी को डिनोट करने के लिए में कुछ डायग्राम्स, कुछ नोटेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। नोटेशंस क्या दिए हुए हैं कि ये देखिए, अकाउंट होल्डर, अकाउंट, इंडिविजुअल होल्डर, कॉर्पोरेट होल्डर, ये 4 क्लासेस हैं, जिसमें अकाउंट होल्डर की 2 डिराइव क्लासेस हैं, एक इंडिविजुअल होल्डर और एक कॉर्पोरेट होल्डर, ठीक है। अब हम डिनोट कर रहे हैं, अगर हम प्लस लिख रहे हैं किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के सामने या मेथड के सामने, तो वो हो जाएगा मेरा पब्लिक। दैट मीन्स ये देखिए, ये प्लस नेक्स्ट आईडी, ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंटीजर। ये रिटर्न टाइप मैंने पहले ही बता चुका हूँ क्लास मॉडलिंग में, कि कोलन करके हम रिटर्न डेटा टाइप बताते हैं कि क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं, तो अगर हम डेटा की बात करते हैं, तो वो क्लास बताता है कि ये पर्टिकुलर आईडी जो है वो किस पर्टिकुलर वैल्यूज को होल्ड करेगा, इंटीजर होल्ड करेगा कि स्ट्रिंग होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिटर्न टाइप। ये प्लस मैंने दिया है, मतलब दिस इज एन पब्लिक फीचर, मतलब इनको मैं इनमें यूज कर सकता हूँ, इनमें भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी को हैश कर दिया, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स और फीचर्स इज नोन एज प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए, आईडी में हैश किया हुआ है, एड्रेस में भी हैश किया हुआ है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर आईडी एंड एड्रेस आर इनहेरिटेड इन दोस 2 क्लासेस एंड वी कैन एक्सेस in these 2 classes if we define an operation in this classes. So the operations in the subclasses can access protected members. And third one is the character minus proceeds private features. अगर मैंने किसी को माइनस कर दिया है
इसका मतलब है कि वो क्या है, प्राइवेट है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम के सामने माइनस लिखा है, एसएसएन के सामने माइनस लिखा है, कॉन्टैक्ट के सामने माइनस किया है, यहाँ बैलेंस के सामने माइनस किया है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर फीचर इज एन प्राइवेट फीचर। ठीक है, प्राइवेट हो गया मतलब वी कैन ओनली एक्सेस इनसाइड द क्लास, वी कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। एंड द कैरेक्टर टिल्डे प्रेसीड्स द पैकेज फीचर्स। अगर मैंने किसी पर्टिकुलर फीचर के सामने, अगर मैंने सपोज यहाँ कॉन्टैक्ट को मैंने यहाँ पे टिल्डा कर दिया, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्लास के इस पर्टिकुलर फीचर को या इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को मैं विद इन ए पैकेज ही यूज कर सकता हूँ, मैं आउटसाइड द पैकेज मैं उसको यूज नहीं कर सकता। सो विद इन पैकेज आई कैन एक्सेस, आउटसाइड द पैकेज आई कैन नॉट एक्सेस। ठीक है, और ये जो टिल्ड वाला है ये आपको जावा में ही काम आएगा, क्योंकि जावा में ही आप पैकेज बनाते हैं, C++ में तो पैकेज बनता नहीं है। क्लियर है? तो ऐसा फीचर हम जनरली क्लास डायग्राम्स में नहीं देखते हैं, ऐसे ही क्लास डायग्राम देखते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जावा लैंग्वेज को आगे इंप्लीमेंट करने वाला होता है। ठीक है, एंड द लैक ऑफ प्रीफिक्स रिवील्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट विजिबिलिटी। अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, हमारी विजिबिलिटी इंफॉर्मेशन कुछ भी बताई नहीं गई है। तो इससे पहले जितने भी मैंने क्लास डायग्राम बनाए थे उसमें कहीं पे भी मैंने ऐसा प्लस माइनस या टिल्ड या हैश कहीं पे भी मैंने यूज नहीं किया, मतलब इसमें बता नहीं रहा हूं कि वो कौन सा प्राइवेट है, कौन सा प्रोटेक्टेड है, कौन सा पब्लिक है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? एनी डाउट? इसके आगे एनी एसोसिएशन हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर है? सर ये जावा में भी ऐसा होता है कि जैसे C++ में एज अ प्राइवेट मेंबर हम इनहेरिट करते हैं, जो पब्लिक होता है वो भी प्राइवेट बन जाता है, और जो प्रोटेक्टेड होता है वो भी प्राइवेट बन जाता है। जावा में एक्चुअली क्या है ना, जब हम C++ पढ़ते हैं ना, तो हम C++ में जो सिंटैक्स पढ़ते हैं उसमें हमारे पास इनहेरिटेंस के टाइप भी होते हैं, लेकिन जावा में हमारे पास इनहेरिटेंस टाइप नहीं होता है। ठीक है, मतलब जब हम C++ में क्लास लिखते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास सपोज A, इसको हमने डिफाइन किया, फिर हम लिखते हैं क्लास B कोलन, यहाँ हम लिखते हैं या तो प्राइवेट A, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास B, या तो हम लिखते हैं प्रोटेक्टेड A, और या तो हम लिखते हैं क्लास C पब्लिक A। और अगर हमने लिख दिया क्लास B कोलन A, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लास यूज कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाता है। और अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट B कोलन A, तो मैं स्ट्रक्चर को क्या कर रहा हूँ, इनहेरिटेंस में स्ट्रक्चर्स में यूज कर रहा हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है पब्लिक। ठीक है, लेकिन जब हम जावा की बात करते हैं तो जावा हम डिफाइन करते हैं क्लास A, ठीक है, उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, तो प्राइवेट इंट A हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम प्राइवेट कोलन लिखते हैं, सिंटेक्स थोड़ा अलग है, यहाँ पे क्लास में हम आगे सेमीकोलन भी नहीं देते हैं। उसके बाद हम जब क्लास B बनाते हैं तो हम यहाँ पे बनाते हैं क्लास B एक्सटेंड्स A। तो हम यहाँ पर कोई विजिबिलिटी नहीं बताते कि किस टाइप का मैं इनहेरिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नहीं कर रहा हूँ इनहेरिट, इसका मतलब उसमें सभी का सभी जो होता है वो पब्लिक इनहेरिटेंस ही होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई प्राइवेट है तो वो इनहेरिट होके तो आ रहा है, लेकिन जो मेथड्स इनहेरिट होके आ रहे हैं वही उनको एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सेसिबल इनसाइड दी इट्स डिराइव्ड क्लासेस। ठीक है, लेकिन जो क्लासेस इन पर्टिकुलर पैकेज के अंदर हैं वो उनको एक्सेस कर सकती हैं। सॉरी, प्राइवेट कर दिया तो एक्सेस नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं दिया तो वो इनसाइड इट्स पैकेजेस जितनी भी क्लासेस हैं उनको एक्सेस कर सकती हैं। अगर मैंने डायरेक्टली इंट ए लिख दिया तो वो पैकेज स्पेसिफायर हो गया, अगर मैंने प्राइवेट इंट ए लिखा है तो वो प्राइवेट हो गया, अगर मैं प्रोटेक्टेड इंट ए लिखता हूँ तो वो प्रोटेक्टेड हो गया, और अगर मैं लिखता हूँ पब्लिक इंट ए तो हो जाएगा पब्लिक। क्लियर है? सर तो हम पब्लिक पढ़ रहे हैं ना, इसमें जो डिजाइन बना रहे हैं उसमें अपने आप पब्लिक इनहेरिटेंस हो रहा है। एक मिनट, क्या बोल रहे हो?
सर जो डिजाइन बना के हम जनरलाइजेशन में हम इनहेरिटेंस हाँ। लगाते हैं वो अपने आप पब्लिक हाँ, इनहेरिटेंस पब्लिक लेगा। इनहेरिटेंस ही लेगा बाय डिफॉल्ट। यस सर। क्लियर है? और कोई डाउट? खत्म करें फिर क्लास? चलिए फटाफट अपना अटेंडेंस दीजिए। नेक्स्ट